अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी आप खुश रहें। उम्मीद है अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, यूरोप में, अमेरिका में हैं, तो आप ईद मना चुके हैं। आप सबको बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में ईद हफ्ते के रोज़ मनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ख़बरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हट नहीं रही हैं। यानी पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो अभी तक ज़ेर बहस है। और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था वो भी बकौल हुकूमत के आज नाफिजुल अमल हो गया है। लेकिन अभी हम पूछेंगे अपने दोस्त फ़खरुर रहमान से, क्या है वाकई नाफिजुल अमल हो गया है, और ये कि नाफिजुल अमल होगा कैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उसके हवाले से एक पिटिशन भी पड़ी हुई है। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके और साथियों ने कहा था कि ये कानून अदलिया की आज़ादी पे बहुत बड़ा हमला है, इससे अदलिया की आज़ादी तबाह हो जाएगी। हम पाकिस्तान अब किस सिमत को चल पड़ा है? जी, ये पाकिस्तान जो है ना इस वक़्त सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है और जिसमें हुकूमत का मुस्तकबिल, पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात और ये जो सुप्रीम कोर्ट की एक तरफ माज़राई जो है वो एग्ज़ेक्टिव के साथ है और दूसरी तरफ आपको पता ही है चैम्बर में डीजीआईएसआई, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन और सेक्रेटरी डिफेंस भी गए थे जो इलेक्शन में सिक्योरिटी देनी है। अब जो ये कानून आया है 184(3) का, इसके ऊपर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने एक स्टे ऑर्डर दे दिया था। ये स्टे ऑर्डर इसलिए दिया था कि अभी सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए थे। सदर साहब ने इससे पहले ये बिल जो था ये वापस करके भेज दिया था। दोबारा इसको पास किया गया और सदर साहब को भेजा गया जो 10 दिन के अंदर उन्होंने इस पे दस्तखत करने थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से जब ये बिल सदर पाकिस्तान के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो मैं इस पे दस्तखत नहीं करता। हुकूमत ने कल इस बिल का गज़ट नोटिफ़िकेशन जो था वो जारी कर दिया। कौमी असेंबली से नोटिफ़िकेशन हो गया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर हुक्म इम्तना जो है वो इस वक़्त मौजूद है और हुकूमत की ये कोशिश थी कि ये 10 दिन किसी तरह से गुज़ार लिए जाएँ और इन द मीनवाइल जब ये कानून बन जाएगा, तो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, उसके खिलाफ हमारे पास अपील का हक आ जाएगा, एक चीज़। दूसरा, इस कानून साज़ी का रिट्रोस्पेक्टिव यानी माज़ी से इसका इतलाक रखा है और माज़ी से इसलिए रखा कि नवाज़ शरीफ जो तायात नायल हुए थे पनामा केस में, उनको अपील का हक हासिल हो जाए। इस तरह से वो लाइफ टाइम बैन जो था पॉलिटिक्स का उनके ऊपर खत्म हो जाएगा। उसमें तो तो हाँ, वो यही था ना कि इसका बुनियादी तौर पे फ़ायदा उन तमाम लोगों को पहुँचाना था जो सुओ मोटो, जो अज़ खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का, उससे मुतासिर हुए थे। अब आप ये बताएँ, चूँकि आप इतनी गहरी नज़र है आपकी इन तमाम मामलात पे, कि मौजूदा हालात में अब मुकद्दम क्या है? क्या अ, सुप्रीम कोर्ट का जो सस्पेंशन ऑर्डर है इस कानून के हवाले से, या फिर सादा अक्सरियत से मंजूर शुदा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसमें मुकद्दम क्या है अभी? इसमें मुकद्दम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये बिल पास होता, क्योंकि ये आर्टिकल 184(3) के तहत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसमें अगर आप तरमीम करते हैं अपील की, तो उसके लिए आपको 2/3 चाहिए। जबकि ये बिल जो हुआ है, ये तो बस ख्वाहिशात के ऊपर मबनी है। दूसरा आर्टिकल 175 और क्लॉज़ 1 ए और बी और फिर इसी तरह से क्लॉज़ 7 आर्टिकल 176 ये अदलिया की खुद मुख्तारी के हवाले से है, इंडिपेंडेंस के हवाले से है। इस कानून साज़ी का मकसद चीफ जस्टिस के सुओ मोटो के जो इख्तियारात हैं, उसको क्लिप करना है, उसको काटना है, उसको महदूद करना है। यानी कि इसमें कहा गया है कि आइंदा अगर ये कानून नाफ़िज़ हो जाता है, तो फिर चीफ जस्टिस मज़ीद 2 जजेस के साथ बैठ के सुओ मोटो के हवाले से किसी केस का या किसी मसले का नोटिस ले सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कानून आने से पहले ही इसके ऊपर जो था वो स्टे ऑर्डर दे दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि डीम्ड मिसाल के तौर पे यानी अगर सदर दस्तखत नहीं करते तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाएगा। तो उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया। अब ये डुअल नहीं बल्कि ट्रिपल सिचुएशन बन गई है सुप्रीम कोर्ट के साथ। एक तो हुकूमत मुल्क के अंदर अभी ये प्ली लेके बैठी हुई है
कि जी सारे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हों। अब जब इसका गज़ट नोटिफ़िकेशन सामने आ जाएगा, उसके बाद एक महाज़राई जो है वो ओपन एंडेड हो जाएगी। यानी कि हुकूमत कहेगी कि हमने तो कानून बना लिया है, सुप्रीम कोर्ट कौन होती है इसको सेटिसाइड करने वाली? जिस तरह कि कल वज़ीर आज़म ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकते, आप तशरीह कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर जो आर्गुमेंट आए थे जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर दिया था, मेंटेनेबल करार दिया था पिटीशन को, तो उसको अगर आप सामने रखें तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। जिस तरह से एनआरओ मुशर्रफ ने किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है ख़त्म कर दिया था क्योंकि वो पर्सन स्पेसिफिक था, 8,000 लोगों ने वो किया था। इसी तरह से ये भी एक नवाज़ शरीफ है, एक जहांगीर तरीन है, जिनकी ताहयात नहली हुई है। और फिर रिट्रोस्पेक्टिव है, यानी कोई भी कानून जब आता है वो प्रोस्पेक्टिवली होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं आप उसको कर सकते। ये तो चंद लोगों के लिए ऐसा तरह के कानून है। तो ये एक महाज़राई अब ईद के बाद जब कोर्ट खुलेगी और इस केस की समाअत 2 मई को होनी है और जो इलेक्शन के हवाले से केस है, उसकी समाअत 27 को है। प्राइम मिनिस्टर को यानी कि हुकूमत को वाज़ेह तौर पे अदालत अहकामात दे चुकी है कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। अब देखें, बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लिए खुद ही क्रिएट कर ली है। एक तो वो तौहीन अदालत में जा रहे हैं, दूसरा वो सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की कि जनाब ये कौमी असेंबली से पास हुआ, पहले कायमा कमेटी को गया और फिर हाँ, कौमी असेंबली को आया। उस पे हमने उस पे हम डिस्कस बात कर चुके हैं। कि तो ये वो ट्रिपल जेपर्डी है प्राइम मिनिस्टर के लिए और 27 को ऐन मुमकिन है कि ये मामले को मज़ीद तूल देने की कोशिश करें। लेकिन जो बयानात आपके सामने आ चुके हैं, जिसका ज़िक्र हमने कल भी किया था, उससे तो लगता है कि मामलात और ज़्यादा ख़राब हो गए। और अब देखिए जमात-ए-इस्लामी जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, आज सिराजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा ही अजीब-सा बयान दे दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन हो गए पंजाब में, तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। ये तो वही ज़बान बोल रहे हैं जो जावेद लतीफ़ साहब ने कौमी असेंबली में 2 दिन पहले तकरीर की, पीएमएलएन के जो वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात में इंतखाबात हो गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो फिर पंजाब में खूनी लकीर खिंच जाएगी। इससे क्या मुराद है इन दोनों रहनुमाओं की? देखिए ना दोनों ये मुझे मैं सिराजुल हक साहब का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वकील पॉलिटिकल एडवोकेट बन गए हैं पीएमएलएन के, क्योंकि वो जिस तरह से अब तर्जुमानी कर रहे हैं, ये आप किसी को भी ये बात कहें कि मुल्क में इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आता है। अब अगर कोई इंतखाबात को बायकॉट कर दे, अपने कैंडिडेट ही ना खड़े करे और बाद में वो कहे कि जी मैं तो खाना जंगी शुरू करूँगा या मैं खून खराबा करूँगा, तो फिर कानून क्या कहता है? क्या आप ऐसे शख्स को स्पेयर कर सकते हैं? क्या उसके उनके खिलाफ दहशतगर्दी या कत्लेआम करने का जो मुकदमा है, वो कायम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन भी खुद ही करवा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कतई तौर पर देखें फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का जो है, उसके साथ सिक्योरिटी भी लिंक्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारा हुक्म तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर बाइंडिंग है। तो जावेद लतीफ़ साहब हों या सिराजुल हक साहब हों, इस तरह के बयानात देकर मुझे तो समझ नहीं आती वो कौन-सी जमहूरियत की तर्जुमानी या डेफिनिशन पेश कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन से खाना जंगी होती है, भई वो तो ज जो जिनकी जीत के बारे में पूरे मुल्क में इस वक़्त सर्वेज़ रिपोर्ट आ चुकी हैं, वो तो बेचारे 3,000 से ज़ायद उनके लोग गिरफ्तार हैं। जो उनका लीडर है उसके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, मज़ीद उसके पास 150 उसके ऊपर मुकदमात दायर हुए हुए हैं। तो वो धांधली क्या करेंगे? वो तो खुद पंजाब में जो केयर टेकर सेटअप है, उससे वो खुश नहीं है। और तो ये कहना कि जनाब उसके नताइज यानी कि आप अवाम अगर किसी एक पार्टी को वोट दे के इक़्तिदार में लाती है, तो आप कहते हैं क्योंकि ये 13 जमातों को ये पार्टी को अवाम ने जो वोट डाले हैं, ये पसंद नहीं है, तो लिहाज़ा खाना जंगी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बताएं ये कि मौजूदा मौजूदा सूरत हाल में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 189, 190 उसका सहारा लेके हुकूमत की जो झैली इदारे हैं उनको हुक्म दिया है कि आपने हमें अब सपोर्ट करना है इंतखाबात के लिए।
आपका क्या ख्याल है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल हेडक्वार्टर भी क्या सुप्रीम कोर्ट की ये इस्तदा मानेगा? क्योंकि आमतौर पे तो तासुर यही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। देखिए 97 में जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए फौज से मदद मांगी थी आर्टिकल 190 के तहत। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अवाम की हिफाजत के लिए पीसफुल इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा कर ये एक बुनियादी फर्क है। इस वक्त पूरे जी हाँ। पाकिस्तान के या पंजाब के अवाम का जो बुनियादी वोट का हक है वो दाव पे लगा हुआ है, और उसके दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट तमाम इदारों को इंतखाबात में हिमायत और सपोर्ट का मुतालबा कर रही है। मुतालबा भी कर रही है, और आर्टिकल 220 जो है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है कि तमाम इदारों ने इलेक्शन कमीशन के साथ इस हवाले से कोऑपरेट करना, ये एक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। दूसरा, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी हो, अगर सूबे को आर्टिकल 245 के तहत अमन अमान के लिए, चाहे वो इलेक्शन का ही मामला क्यों ना हो, उसमें अगर फौज की हेल्प की जरूरत है तो फौज ने वहां पर आकर कोई कॉम्बेटिव ट्रूप्स तो डिप्लॉय नहीं करने। वो तो एक आपको पता है एक डेटरेंस के तौर पे फौज डिप्लॉय हो जाती है कि कोई बड़ी बात ना हो जाए। अदरवाइज तो पुलिस वगैरह वहां पे डिप्लॉयड होती है। और हमने देखा इतने इंतखाबात हुए वर्स्ट किस्म की दहशतगर्दी में, जब पाकिस्तान था, बेनजीर भुट्टो के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था और वो शहीद हो हाँ, गई, मतलब तो इससे उसके बावजूद इलेक्शन हुए थे। पाकिस्तान गुजरा है। बिल्कुल आपने सही कहा फ़खर के इससे ज़्यादा बुरे हालात थे 2008 में, 2013 में। उसके बावजूद 2018 में भी कोई हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इंतखाबात हुए हैं। और बुनियादी नुक्ता नज़र जो अदालत ने भी अपनाया है वो यही है कि हालात जैसे भी हों, इलेक्शन एक आईनी तकाज़ा है, और आईनी तकाज़ा पूरा करने के लिए तो हुकूमत के तमाम ऑर्गन जो हैं उनको उन्हें साथ देना पड़ेगा। और फ़खर, आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ये दे एक इख्तिताम इस तरह करूँगा कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा होने के साथ साथ इंतहाई दिगरगूं भी है। सियासी सूरत हाल भी बहुत बड़ी तकसीम है, इक्तसादी सूरत हाल भी, डॉलर हमारे पास नहीं है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो इस वक्त पाकिस्तान से मुकम्मल अतात चाहता है। पाकिस्तान ने काफ़ी, इसहाक डार साहब के बकौल हमने सारी शराइत पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन खबर यही आई है कि तमाम शराइत पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जी एक में, और ये कि दरअसल पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना ख़राब हो गया है, इतना आपकी साख क्रेडिबिलिटी ख़राब हो चुकी है कि अभी आपकी आपकी कोई भी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ज़बानी जमा खर्च के हमारी बरामदात जो है कोई 12% कम हो गई हैं, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% कम हुई है, तरसीलात ज़र और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में डॉलर का इनफ्लो जो है वो बहुत कम हुआ है गुज़श्ता एक साल के दौरान। तो इस लिहाज से मे भी आप इस पे इख्तिताम कर सकते हैं कि इस तमाम अगर उमूर को हम सामने रखें तो फिर क्या वाक़तन हमारी हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात चाहती है, या महज अपने गुरोही मफादात की खातिर ले तो लाल ताख़ीर से काम लेके और आइन की पामाली पे तुली हुई है? जी बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि एक साल में आपने देखा है ना तो इनको अंदरूनी सरमायाकार की जानिब से कोई सपोर्ट मिल रही है, ना ही बैरूनी सरमायाकार आ रहा है। जय के वो जो आपका सैलाब के लिए 10 अरब रुपए की डोनर से जो आपको कमिटमेंट हुई थी वो भी नहीं आ सका। इसके साथ आप पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए। पसे पर्दा उनकी जानिब से ये मैसेज है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएँ, मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस हुकूमत की साख इतनी ज़्यादा मुतासिर हो चुकी हो कि उसको मुल्क के अंदर कोई पैसे नहीं दे रहा, डोनेशन तक नहीं दे रहा है, कर्ज़े तो चलें बाद की बात है। IMF के साथ मामला पिछले 1 साल से लटक के अब यहाँ पे पहुँचा गया है कि अभी तक फाइनल नहीं हो रहा। तो बात ये है कि जब ऐसी हुकूमत, वो भी 13 जमातों की, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट करे और इवन आइन को से भी अपने आप को बालातर समझे, तो वहाँ सरमायाकार तो चाहे वो मुल्क के अंदर का हो या बाहर का, वो कहेगा भाई आप लोग तो अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसका एहतराम नहीं कर रहे, तो हमारी सरमायाकारी का कहाँ से हमें गारंटी मिल सकती है? बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन हो जाता है। जी, बुनियादी तौर पे ये रूल ऑफ लॉ की बात है। हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की कि
अब पाकिस्तान से बाहर जितने भी दोस्त हैं वो पाकिस्तान की किसी भी ज़बानी बात पे यकीन करने को आमादा नहीं है। दूसरा, वो देख रहे हैं कि किस तरह आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और यही एक बुनियादी नुक्ता है जो हम सबको याद रखना चाहिए। अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत भी इस पे तवज्जो दे ताकि कोई हमारी साख बहाल हो और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की राह भी हमवार हो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर।